नमस्कार, आप देखें लर्न विद वेदांशी लर्न विद चानू। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने पार्ट 1 करा था। ऑफ कोर्स लंबी हो गई थी वीडियो, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने पढ़ा था यहाँ तक। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने इरिगेशन से पहले मैन्योर फर्टिलाइज़र तक पूरा कर लिया था। अब अपन करेंगे इरिगेशन। तो अगर अपन जाए पॉइंट्स पे, आ गए ये रहे। तो हमने इसमें से कौन कौन से कर लिए? हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल समझ लिया, सोइंग समझ लिया, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइज़र समझ लिया। अब अपन के बच्चे हैं 7 थे, तो अब अपन के बच्चे हैं 4। ओके, तो इन 4 को अब अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे और थ्योरी पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया? हाँ, हमने एक्टिविटी भी देखी थी, है ना? हाँ, ओके। तो इरिगेशन, तो हर सारे लिविंग बीइंग को क्या होता है? वाटर चाहिए रहता है जीने के लिए। वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट रूट से। प्लांट रूट होते हैं, उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर स्टेम्स के थ्रू चला जाता है सारे पार्ट्स। वाटर में क्या होता है? अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स और फर्टिलाइज़र आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। अब वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइज़र तीनों चीज़ें जो हैं मतलब ये दोनों चीज़ें वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि प्लांट्स जो है वो कंटेन करते हैं 90% ऑफ वाटर। तो वाटर एसेंशियल है प्लांट्स के लिए क्योंकि जो वाटर होता है वो वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। क्योंकि जो सीड्स होते हैं, जर्मिनेशन मतलब उनके आगे का प्रोग्रेस मतलब वो बढ़ते हैं। तो सीड्स कैसे बढ़ते हैं? तो सीड्स है ना तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक उनको पानी नहीं मिलेगा। मतलब ड्राई कंडीशन में सीड बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें वाटर देना ज़रूरी है प्लांट्स को। अब जो न्यूट्रिशन है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। वाटर में न्यूट्रिशन होता है। तो जो वाटर में जो न्यूट्रिशन होता है तो वो प्लांट के हर पार्ट में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। वाटर जो है प्रोटेक्ट करता है दोनों से, फ्रोस्ट से और हॉट एयर करेंट से, दोनों से वो प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। अगर अपन को जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर हमें बना के रखना है ताकि क्रॉप जो है वो हेल्दी रहे, उसकी ग्रोथ अच्छी हुए। तो हमें फील्ड जो हम जिसमें उगा रहे हैं, आप फील्ड में उगा रहे हो, गार्डन में उगा रहे हो, किसी में भी उगा रहे हो, तो आपको उसमें वाटर जो है रेगुलरली देना चाहिए। वाटर में जब अपन सप्लाई करते हैं रेगुलर इंटरवल के साथ, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? जब हम क्रॉप्स को वाटर देते हैं रेगुलर, ठीक है, रेगुलर इंटरवल में जब अपन क्रॉप्स को वाटर देते हैं तो दैट इज़ नोन एज इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब है ना, अलग अलग क्रॉप में अलग अलग टाइप की वाटर को एब्जॉर्व करने की क्षमता होती है, ठीक है। सॉइल टू सॉइल जैसे सैंडी सॉइल होते हैं। सैंडी सॉइल में क्या होता है? वाटर नीचे से निकल जाता है। तो मतलब सॉइल टू सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। सीज़न टू सीज़न भी। इन समर में क्या होता है? द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। हमें क्या होता है समर में वाटर ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा। इवेपोरेशन तो पानी में होता है ना,
मतलब पेड़ों में तो ट्रांसपिरेशन होता है, तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है समर में, इसलिए हमें समर में वाटर ज़्यादा देना चाहिए। विंटर में हमें कम दे तो चलेगा, क्योंकि विंटर में ट्रांसपिरेशन तो बहुत कम होता है। तो ये चीज़ है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है? कुड इट ड्यू टू बी इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड द लीव्स। आपने पढ़ रखा है कि कैसे होता है। तो भूजू कह रहे हैं, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग दी प्लांट्स, लास्ट माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। ओके, आप समझ गए कि भूजू ने अपने प्लांट्स को जो है पानी नहीं दिया होगा, तो उसके प्लांट्स ड्राई हो गए और फिर वो मर गए। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, हम इरिगेशन कैसे करें? इरिगेशन मतलब क्रॉप्स को रेगुलर अरे यार ऊपर चढ़ना है। तो इरिगेशन मतलब क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल में पानी देना। तो हम पानी कैसे दें? तो उसके कुछ सोर्सेज हैं। सोर्स जैसे वेल, ये सब वाटर के सोर्स होते हैं। तो ऐसे अब कैसे सोर्स दें? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इरिगेशन? तो इरिगेशन के कुछ सोर्स हैं, जैसे वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, डैम एंड कैनाल्स है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो आपके इरिगेशन के दो मेथड्स हैं। आपके इरिगेशन के दो मेथड है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और एक मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड जो है एशियन टाइम में यूज़ करते थे, मॉडर्न मेथड अब इस टाइम में यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड कैसे मेथड है इरिगेशन करने का? वाटर जो है वो अवेलेबल होते ही हैं, वेल्स में, लेक्स में अवेलेबल होते हैं, वेल्स में अवेलेबल होते हैं, कैनाल्स में अवेलेबल। तो ये जो है उसमें से वाटर खींचा जाता है। तो अलग अलग टाइप्स से खींचे जाने वाले वाटर कैसे खींचे, मतलब एक तरीके से, तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड। तो इसमें कैटल मतलब कोई भी जानवर, तो कोई भी ह्यूमन लेबर जो है इसमें यूज़ होते हैं इन मेथड्स में। तो जो मेथड्स हैं ये चीपर होते हैं, चीपर मतलब सस्ते होते हैं और लेस एफिशिएंट होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो 4 ट्रेडिशनल वेज हैं, ठीक है। तो पहला है मोट, ओके, पुली सिस्टम, चैन पंप, देखली एंड राहत लेवर सिस्टम। तो आपको इसमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट सिस्टम है ये मोट। आप इसमें देख रहे हैं कि ये वेल है, इसमें से पानी डाल रहे हैं, और ये रही क्रॉप्स, तो क्रॉप्स में ऐसे पानी डल रहा है। सेकंड मेथड अपना था चैन पंप में आप अगर देखें तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है चैन पंप में क्या हो रहा है, जो बाल्टी है यहाँ से पानी ये जा रहा है नीचे, यहाँ पे पानी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है नीचे यहाँ पे पानी है, यहाँ से पानी क्रॉप्स में जा रहा है, इन क्रॉप्स में, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और थर्ड मेथड अपना देखली, तो ये रहा देखली, मेरे को ये मेथड थोड़ा कम समझ में आया तो ये देखली। और ये राहत मेथड है। मेरे को ये मेथड्स कम समझ में आया थोड़े, कि मतलब इन मेथड्स में क्या है, कैसे कर रहे हैं। तो अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पता नहीं पढ़ेंगे देखी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। पंप्स जो हैं, हेड पंप होते हैं, वो कॉमनली यूज़ होते हैं वाटर को लिफ्ट करने में। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी जो है वो यूज़ होते हैं इन पंप्स को यूज़ करने में। ये जो पंप्स हैं इनको यूज़ करने में सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस और डीजल यूज़ होते हैं। अपन ने ये तो ट्रेडिशनल मेथड देखे जिसमें ह्यूमन बीइंग और कैटल यूज़ होते हैं। मॉडर्न मेथड देखते हैं। तो मॉडर्न मेथड में सबसे कॉमन 2 मेथड हैं, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और एक ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम आपने अपने स्कूल में देखा होगा, ड्रिप सिस्टम अपन ने 6th क्लास में पढ़ाता है ना। तो चलिए पहले स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो सिस्टम है बहुत यूज़फुल है ऐसे लैंड के लिए जिसमें वाटर अवेलेबल नहीं है। जो परपेंडिकुलर पाइप होते हैं, परपेंडिकुलर पाइप मतलब जैसे ये पाइप है, तो ये पाइप के सेम साइज़ की पाइप है। तो जो सेम साइज़ की पाइप है ये दीज आर परपेंडिकुलर पाइप्स, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे पाइप, दीज आर परपेंडिकुलर पाइप। ये जो परपेंडिकुलर पाइप है इनमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं टॉप पे, जो जॉइन होते हैं मेन पाइप से। ओके, तो रेगुलर इंटरवल के साथ वो पानी देते रहते हैं। जब वन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पम्प। तो जब वाटर अलाउ होते हैं फ़्लो करना मेन पाइप से प्रेशर में,
तो किसकी हेल्प होती है, मतलब प्रेशर किसकी हेल्प से होता है, पंप की हेल्प से होता है। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड। जब अब पंप होता है तो वो जो नोजल्स होती है वो रोटेट करती है और पानी फिर स्प्रिंकल हो जाता है क्रॉप में, जैसे कि रेन हो रही हो। ओके, ऐसा होता है। जो स्प्रिंकल है वो बहुत यूज़फुल होता है लॉन्स, कॉफ़ीज़, प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ आपने पढ़ा कि स्प्रिंकलर सिस्टम, ये देखिए ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें ये मेन पाइप में यहाँ से पानी गया और यहाँ पे ये जो नोज़ल है ये रोटेट हुई और पानी यहाँ पे स्प्रेड हुआ, जैसे बारिश हो रही हो। ये देखिए पानी यहाँ पे ऐसे स्प्रेड हुआ। ओके, इससे जो पेड़ हैं, इनसे जो क्रॉप है उनको पानी ऐसे मिलते हैं, ऐसे रेन हो रही हो। ड्रिप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है रूट के पास, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है रूट के पास। ठीक है, ये एकदम बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग करने का फ्रूट प्लांट्स को गार्डन्स में और ट्रीज़ में। इससे क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता, और जिसमें वाटर बहुत पुअर है ये जो सिस्टम है बहुत अच्छा है उस जगहों के लिए। तो यहाँ ड्रिप सिस्टम देख रहे हो कि यहाँ से मेन पाइप में वाटर जा रहा है और ये जो इसकी जो रूट्स हैं ये क्रॉप्स की जो रूट है इनमें डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जा रहा है, इसलिए पानी वेस्ट भी नहीं हो रहा है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स में आप देखोगे तो वीड्स होते क्या हैं, तो आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा डेट व्हाट इज़ वीड्स इन अ फील्ड। तो आप फील्ड में देखते होंगे कि अनडिज़ायरेबल मतलब जिनका कोई यूज़ नहीं है, वैसे प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं, नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं इनको अपन वीड्स कहते हैं। जो नेचुरली अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, हम उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो उनको हम वीड्स कहते हैं। वो जो वीड्स होते हैं हम जब उनको रिमूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं वीडिंग। ओके, वीडिंग बहुत नेसेसरी है। अगर वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वीड्स क्या करते हैं, वीड्स है ना, जो जिस क्रॉप के पास वो उगा है उस क्रॉप की वो न्यूट्रिशन छीन लेते हैं, उस क्रॉप की वाटर छीन लेते हैं, स्पेस बहुत घेरते हैं और लाइट भी उनकी जड़ों तक नहीं पहुंचने देते। तो वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन वीड्स को नहीं हटाएंगे तो हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये जो वीड्स हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स पे। कुछ वीड्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। जो फार्मर्स होते हैं वो वीड्स को हटाने के लिए बहुत सारे वेज यूज़ करते हैं और अपनी क्रॉप की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए वो वीड्स को हटाते हैं। तो टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। हमने पढ़ा था टिलिंग जो होता है वो वीड्स को हटाता है, न्यूट्रिशन ऊपर ले आता है, न्यूट्रिशन वाला सॉइल ऊपर ले आता है और वीड्स को हटाता है। तो इसमें अपन वीड्स को, एक तो ये हो गया टिलिंग से हम वीड्स को हटा सकते हैं, लेकिन क्रॉप को उगाने से पहले अपन को टिलिंग करना होगा, इसलिए तभी हम वीड्स को हटा सकते हैं और इससे वीड्स किल हो जाएंगे। और विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर फ्रॉम सीड। अब जो बेस्ट टाइम है सीड को मतलब वीड को रिमूव करने का, वो क्या है, वो है कि फ्लावर्स, वो कब है, फ्लावर जब जब जैसे क्रॉप उग गई उसमें फ्लावर आ गया, अब वीड्स हम तब हटा रहे हैं, तो ये सही टाइम नहीं है। इसलिए फ्लावर आने से पहले ही अपन को वीड्स को हटा देना चाहिए। तो फ्लावर आने से पहले जब अपन वीड्स, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. तो जो होता है, जो फिजिकल रिमूव है वीड्स का, ये जो होता है ये ग्राउंड, कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब हमें इसको हटा देना चाहिए। हम जब उसको हटाते हैं हम जब उसको जड़ से हटाते हैं ना, ग्राउंड के अंदर से हम उसको हटाते हैं, तो हम उसको किससे हटाएं, तो उसको खुरपी कहते हैं, खुरपी से हम उसको हटाते हैं। सीड ड्रिल जो अपन ने देखी थी ना, सीड ड्रिल्स क्या ऐसे थे, और जो मतलब ट्रैक्टर की उससे वो यूज़ होती है,
तो वो जो है वो यूज़ होते हैं, सीड ड्रिल भी यूज़ होते हैं, खुरपी भी यूज़ होते हैं। ये दोनों चीज़ें यूज़ होते हैं वीड्स को हटाने के लिए और टिलिंग करने के लिए, हमने पढ़ा था। तो वीड्स जो है वो कंट्रोल होते हैं और बहुत सारे तरीके बताए थे। तो एक तरीका ये भी है कि वीड्स जो है वो कुछ केमिकल से भी कंट्रोल होते हैं जिनको वीडिसाइड्स कहते हैं। जिन केमिकल से वीड्स कंट्रोल होते हैं उन केमिकल को क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स कहते हैं। ओके, वीडिसाइड्स का आपको एक एग्जांपल दे रखा है, सबसे अच्छा एग्जांपल 2,4-D। ओके, तो ये आपके पास एग्जांपल दे रखा है। ये जो है दीज आर स्प्रेड इन दी फील्ड्स टू किल दी वीड्स। ये जो है वीडिसाइड्स इनको फील्ड्स में डाला चाहते हैं ताकि जो वीड्स हैं वो मर जाएं। दे डू नॉट डैमेज दी क्रॉप। वीडिसाइड जो है वो क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। वीडिसाइड जो होते हैं, the weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in field with a sprayer। और वो जो वीडिसाइड्स होते हैं उनको स्प्रेयर के हेल्प से स्प्रे किया जाता है ताकि वीड्स जो है वो रिमूव हो जाए। तो अब जो पूछ रहा है क्या ये जो वीडिसाइड्स जो अपन डालते हैं, जो पर्सन वीडिसाइड को डाल रहा है क्रॉप पे, क्या उस पर्सन को कोई दिक्कत होगी? ठीक है, क्या उस पर्सन को कोई बीमारी हो सकती है इससे? तो जैसे ये पर्सन है, ये डाल रहा है वीडिसाइड क्रॉप पे ताकि जो वीड्स हैं वो रिमूव हो जाए, वो किल हो जाए। तो इनको क्या होती है, ये जो डाल रहा है ना वीडिसाइड, उनको मास्क लगाओ या फिर कपड़े अपने मुंह पे बांध लो। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये बताया है कि बहुत केयरफुली जो है केमिकल को यूज़ किया जाता है इसको। अब वो उसमें क्या किया जाता है, अपने नोज़ पे और अपने माउथ पे कपड़े को लपेट लो या फिर मास्क पहन लो। तो ये तो हो गया अपना क्या बोलते हैं, इरिगेशन का। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग। हार्वेस्टिंग करते हैं ना, काटते हैं क्रॉप्स को, तो उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप को कट करने को अपन क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो क्रॉप होते हैं वो कट होते हैं ग्राउंड के पास से। ओके, वो ग्राउंड के पास से कट होते हैं, जो है ना, इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। तो जब तक जो सीरियल क्रॉप, मैंने बताया था सीरियल क्रॉप क्या होते हैं, जो होते हैं अपने वीट ग्रेन्स, ये सब सीरियल क्रॉप होते हैं। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के क्रॉप्स नहीं होते उनको सीरियल क्रॉप कहते हैं, जो नहीं होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल के। तो जो सीरियल क्रॉप होते हैं उनको मैच्योर होने में 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। जो हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज़ एदर डन मैनुअली बाय सिकल। तो ये रहा सिकल। तो सिकल की हेल्प से होता है हार्वेस्टिंग, और मशीन से भी होता है, लेकिन सिकल से अपनी कंट्री में ज़्यादा होता है। वही, अपनी कंट्री है, भारत हमारा देश। तो जो मशीन होती है जिससे अपन हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, जो कटी हुई क्रॉप होती है, हमें द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दी चाफ। तो देखो, जैसे आप वीट का एग्जांपल ले लो। अब जो वीट है वो ऐसी होती है ना, फिर उसके अंदर यहाँ पे सीड होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कवर होता है, वीट की सीड के ऊपर जो कवर होता है उसको अपन, किसी भी सीड के ऊपर जो कवर होता है उसको अपन चाफ कहते हैं। तो कटी हुई क्रॉप के बाद ये जो होता है चाफ, ये जो कवर होता है ना उसका, सीड का, तो उस कवर को अपन को रिमूव करना पड़ता है सीड से। हमें सीड को अलग करना पड़ता है और कवर को अलग करना पड़ता है। ठीक है, कटी हुई क्रॉप के साथ। तो उसको अपन थ्रेशिंग कहते हैं। सीड और चाफ को अलग करने को अपन थ्रेशिंग कहते हैं। चाफ मतलब उस सीड के कवर को। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो जो थ्रेशिंग होता है, सीड को चाफ से अलग करना, सीड को उसके कवर से अलग करने को थ्रेशिंग कहते हैं। और ये जो थ्रेशिंग है एक मशीन से होता है जिसका नाम है कंबाइन। ये जो विच इज़ इन फैक्ट इन अ हार्वेस्टर एज अ थ्रेशर।
अब ये जो कंबाइन है ये हार्वेस्टर भी है, क्रॉप्स को काट भी देती है और थ्रेशर भी कर देती है, और जो चाफ है मतलब जो सीड की वो जो कोटिंग है उसको सीड से अलग कर देती है। मतलब ये दोनों काम करती है, हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेशिंग भी करती है। तो ये रही कंबाइन। रुको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो अब देखो इन्होंने जैसे ये काट दिया, अब इसमें से सीड को अलग कर रहे होंगे और उसको अलग कर रहे होंगे चाफ को। ओके, अब पहली कह रही है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crop lying in the fields. Yes, she is right. अब हार्वेस्टिंग करने के बाद क्रॉप्स को काटने के बाद पहली कह रही है कि जो कुछ क्रॉप्स बच जाती है, कुछ जो बच जाते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, वो फार्मर्स जला देते हैं। तो पहली जो है वो बहुत वो मतलब कंफ्यूज हो रही है कि जब वो जला देते हैं तो वो पॉल्यूशन होता है, और ऐसा भी हो सकता, और वो जब फायर कैच करता है तो वो जो आपने क्रॉप्स काटी है, जो हेल्दी क्रॉप्स आपने काटी है, वो उसको डैमेज कर सकता है वो फायर। तो ये अच्छा नहीं है ना, सही नहीं है। तो फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू दी सेपरेशन ऑफ ग्रेन चाफ बाय विनोइंग। अब भाई वो तो मॉडर्न मेथड हो गया कि कंबाइन से करना, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है वो विनोइंग से और वो क्या था, सिकल से होता है। ओके, तो जब अपन ग्रेन और उसकी कोट को जब अपन अलग करते हैं तो अपन विनोइंग से करते हैं। ओके, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये ना विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडी, आप इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ ही चुके हो। ओके, तो हार्वेस्टेड फेस्टिवल, तो जब अपन क्रॉप्स को काट देते हैं तो फेस्टिवल्स नहीं आते। तो जो फेस्टिवल्स आते हैं तो कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं, पोंगल आता है, बैसाखी आता है, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। तो मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ। चलो, पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, और बैसाखी कहाँ पे मनाया जाता है, होली और दिवाली तो पता है, और नबियाना कहाँ पे मनाया जाता है, और बिहू कहाँ पे मनाया जाता है। तो आपको ये चारों के बताने, नए नाम है ना, आपको नए लग रहे हो, किसी को नए लग रहे हो तो किसी को सुने से लग रहा है, जिसको आता होगा तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जो स्टोरेज है, अपना अगला पॉइंट है स्टोरेज। तो फिर एक मिनट में देख लेते हैं कितने और पॉइंट्स रह गए हैं। वैसे तो अपन सारे करेंगे, लेकिन देखने में देख लेते हैं ना यार। हाँ, तो ये लास्ट है स्टोरेज। अब जो सीड बच जाते हैं उनको स्टोर करना था अगले क्रॉप्स के अगले फील्ड में उगाने के लिए। जो सीड स्टोर करने को अपन स्टोरेज कहते हैं। जो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनको लॉन्गर टाइम तक रखो, ठीक है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स को लॉन्गर टाइम तक रखने को अपन स्टोरेज कहते हैं। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, पेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर अपन हार्वेस्टेड ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा समय तक रखेंगे तो हमें बहुत केयरफुली रखना होगा, क्योंकि हमें उनसे बचाना होगा, ठीक है। अगर अपन उनको, जैसे हमने उसको ऐसे रख दिया मटके में और उसको ढक्कन लगा, जैसे मटके को फिर ढक दिया और उसके अंदर ग्रेन्स है, तो जो ग्रेन्स है वो सेफ़ रहेंगे इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वो सड़ेंगे नहीं, ठीक है। उनको हवाएं लगी तो वो सड़ेंगी नहीं। हार्वेस्टेड ग्रेन जो होते हैं उनमें मॉइस्चर पहले से ही होते हैं, इसलिए अगर उनमें और मॉइस्चर लग जाए तो वो सड़ जाएंगे। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स मतलब जो सीड्स हैं, अगर अपन जो फ्रेश हार्वेस्टेड ग्रेन्स या सीड्स हैं, अगर अपन उनको गीले जो है रख देंगे कहीं पे, तो वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और उन पे जो है ऑर्गेनिज्म अटैक कर देंगे। और फिर वो है ना, जर्मिनेशन भी नहीं होंगे, तो वो बढ़ेंगे भी नहीं और हमारी क्रॉप्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मतलब फिर वो क्रॉप्स बनेंगे भी नहीं, जर्मिनेट भी नहीं होंगे। तो हमें क्या करना होता है, उसको स्टोर करने से पहले, ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले, सीड्स को स्टोर करने से पहले हमें उनको सनलाइट में रखना होगा। तो सनलाइट क्या करेंगे, इंसेक्ट को भी मार देंगे, उसमें कोई इंसेक्ट होगा तो मार देंगे, बैक्टीरिया को मार देंगे, फंगी को मार देंगे, और वो सूख भी जाएंगे, तो वो सड़ेंगे भी नहीं। कहते हैं ना, सनलाइट में अपन ये रख देंगे तो सारे कीड़े वगैरह हट जाएंगे उससे, है ना। तो ऐसे ही तो
पहली कह रही है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा था कुछ ड्राई नीम्स के लीव्स को किसी आयरन के ड्रम में रखने के लिए जिसमें वीट हो, तो ऐसा क्यों है, ऐसा मम्मी क्यों कर रही थी, ऐसा कह रही है ये। तो जो फार्मर्स हैं जो स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, वो किस में स्टोर करते हैं, जूट बैग में स्टोर करते हैं या फिर मेटेलिक बीन्स में स्टोर करते हैं। जो लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन silos and granaries to protect them from beasts like rats and insects। तो अब है ना, ये जो ग्रेन्स है कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये है ना स्टोर होते हैं सिलोज में और ग्रेनरीज में। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये पीस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, पीस्ट जैसे कि रैट, इंसेक्ट, इन सब से। तो जो ड्राई नीम लीव्स होती है, नीम लीव्स आपको पता है, नीम लीव्स से जो होती है दवाइयाँ बनती हैं। तो जो ड्राई नीम लीव्स होती है वो अगर अपन उनको रख दे फूड ग्रेन्स में जो स्टोर करके रखे हैं, तो फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गवर्नमेंट स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पीस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर अपन ग्रेन्स को रख रहे हैं तो हमें जो है ज़रूरत, तो ये ज़रूरी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें पीस्ट जैसे ये रैट, इंसेक्ट, इनसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो जैसे कि हमें खाने के लिए क्या होता है, प्लांट्स से अपन सीड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ऐसे एनिमल्स भी खाते हैं कुछ लोग। ओके, कुछ लोग एनिमल्स भी कार्निवोर होते होंगे। कुछ लोग कोस्टल एरियाज़ में जो है फ़िश खाते हैं। अपनी डाइट का वो सबसे मेन पार्ट है फ़िश, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे मेन पार्ट है, सबसे कॉमन पार्ट है उनका फ़िश। तो पहली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो फूड है वो हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से। तो ये जो प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन का, जैसे इनमें बहुत सारे इसमें क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे एनिमल्स रियर एट होम, रियर का मतलब होता है पालना। ऐसे जो एनिमल्स को पालते हैं होम पे या फिर फार्म्स पे, तो है ना एनिमल्स पालते हैं होम पे या फार्म पे, फिर उनको फूड देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो उसको अगर अपन इसको लार्ज स्केल में करते हैं तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताती हूँ। जैसे कि आपने मान लो शीप रखी, ठीक है, आपने मान लो 10 से 15 शीप रख ली, मान के चलो आपने एक्यूरेटी बताया, जैसे आपने 15 शीप रख ली, ठीक है, ब्लैक शीप, वाइट शीप, दोनों तरीके की शीप रख ली। अब आप उसको शेल्टर भी दे रहे हो, अब आप उसका जो है घर भी दे रहे हो, आप उसको खाना भी दे रहे हो, और फिर उसकी जो वूल है उसको भी ले रहे हो, ठीक है, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ओके, तो पहली कह रही है कि जो फ़िश होती है वो गुड होती है हेल्थ के लिए। फ़िश से हमें कॉड लीवर ऑयल मिलता है जो रिच होता है विटामिन डी में। तो ये था हमारा चैप्टर। कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो देयर इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइज़र, ग्रेनरी, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खारिफ, मैन्योर, प्लो, रबी, सीड, सिलो, देन सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वेडिसाइड, विनोइंग। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम इसकी समरी, इसकी क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो थ्योरी पार्ट में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे तो उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और आपको कोई भी डाउट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और मेरे सब्सक्राइबर्स पेज बढ़ा दीजिए प्लीज़। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, विल लर्न विद वितांशी एंड कीप लर्निंग। ओके, और स्टे कनेक्टेड, विल लर्न विद चानू। थैंक यू वेरी मच। अरे रुको भाई, मैंने एक चीज़ तो बतानी ही भूल गई। अरे कहाँ गई? ओके, तो ये मैं आपको बताना भूल गई कि दीज आर सिलोज। ओके, दीज आर सिलोज, जिसमें ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। आई लाइक इट। और ये जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है, गनी बैग इन ग्रेनरीज। ओके, जूट बैग में ये रखे हैं। देखो ये पहले मेरे को लग रहा था कि ये ना ये रास्ता है यहाँ से जाने का, और ये सब ईंट वगैरह है, लेकिन जब मैंने पढ़ा ना नीचे का तो पता चला ये तो बोरियाँ है। ये बोरियाँ हैं जिसमें ग्रेन्स रखे हैं, बहुत सारे ग्रेन्स है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ग्रेन्स भी ज़्यादा। क्यों?
सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विल लर्न विद अंशी। थैंक यू वेरी मच, बाय। चलो 30 मिनट तक हो ही जान दो, अब इतनी देर तक हो ही गया तो 30 मिनट तक भी तो हो जान दो। एक और बात, इस QR कोड को स्कैन ज़रूर कर लेना, आपको उसको मेरे से कई गुना ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे ऑडियो में, और शायद वीडियो में भी मैंने देखा था तो ऑडियो में आए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना दोस्तों को, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके 6 सेकेंड बचे, अरे यार क्या हो गया, 2 1 ओ 30 मिनट हो गए। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विल लर्न विद अंशी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अरे क्या हो गया, मैं बार बार इसको क्यों ले लेती हूँ, बाय बाय।